चलो बेटा, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इस टॉपिक में बेटा दो पार्ट्स हैं। इस टॉपिक के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले टोटल सेक्शन कितने समझो। इस टॉपिक में हमें कुछ सेक्शंस पढ़ने हैं और हमें कुछ रूल पढ़ने हैं। हमें कुछ सेक्शन पढ़ने और हमें कुछ क्या पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने हैं। सबसे पहले सेक्शन की बात करूं तो 408 से लेके 433 तक हमें क्या पढ़ना है, सेक्शन 408 से लेके 433 तक हमें क्या पढ़ना है बेटा, सेक्शंस। इसके बाद हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है बेटा, कुछ रूल्स पढ़ने हैं। जो आपके रूल्स हैं वैसे तो रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें तकरीबन 20 रूल्स तो हमें याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20 रूल्स हैं, रूल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें सिर्फ 20 रूल्स भी एटलीस्ट हमें याद रखें। जो उसके मेन रूल्स हैं वो आप याद रखना पड़ेगा। तो देखो सेक्शंस कितने पढ़ने हैं, 408 से लेकर 433 तक, और रूल्स कितने पढ़ने हैं, 20। देखो NCLT का पूरा नाम क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये जो NCLT है ये आई कब, ये NCLT आई थी बेटा 1 जून 2016 को। कब आई थी, 1 जून 2016 को। NCLT जो है वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। कौन सी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब सीम्स लाइक अ कोर्ट बट इट्स एक्चुअली नॉट। लगता है कि ये कोर्ट है बट ऐसा होता नहीं है। बट इसके डिसीजंस जो होते हैं वो बाइंडिंग लाइक अ कोर्ट। इसके डिसीजंस जो होते हैं वो बाइंडिंग लाइक अ कोर्ट। तो NCLT कब आई बेटा, 1 जून 2016 में। अच्छा ध्यान से समझना, NCLT किसके जगह पे आई है। एक्चुअली इससे पहले हमारे पास एक अथॉरिटी हुआ करता था जिसका नाम था कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड, CLB हम जिसको बोलते हैं। अथॉरिटी हुआ करता था कंपनी लॉ बोर्ड, CLB, कंपनी लॉ बोर्ड। इसको एबॉलिश किया गया, यानी ये जो है कंपनी लॉ बोर्ड आज के दिन डिसॉल्व हो चुकी है। कब डिसॉल्व हुई, 1 जून 2016 को ये डिसॉल्व हो गई। ठीक है। और एक और अथॉरिटी थी बेटा बाइफर, BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाइफर, इसको भी डिसॉल्व करके हमने क्या बनाया है, NCLT। तो जो CLB की पावर थी, हमने CLB की पावर किसको दी है बेटा, NCLT को दी है। तो आज के दिन CLB डिसॉल्व, अब वर्क कौन कर रहा है, ओनली NCLT वर्क कर रहा है। ठीक है। अभी तक एट प्रेजेंट अगर इंडिया में बात करूं तो टोटल NCLT की जो बेंचेस है, बेंचेस का मतलब ऑफिसेज, ब्रांचेस, टोटल 15 है बेटा। कितने हैं, 15 NCLT के ऑफिसेज हैं जो आज के दिन इंडिया में बेटा एग्जिस्ट करते हैं, यानी अभी और भी बनेंगे। अभी क्या हो रहा है कि NCLT 15 ही है, इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर, 15 में हमने एक NCLT के पास 6 से 7 10 एरिया का काम दे रखा है। ठीक है। आप कभी नेट पे सर्च करना, इंटरनेट पे NCLT ऑफिसेज, अब फिर वहां पे देखना कौन से हेड में कितनी ऑफिसेज हैं। जैसे मान लो NCLT मुंबई की है, मुंबई की NCLT को बोल रखा है, मुंबई का तो काम आपको देखना ही देखना है, साथ में नासिक का भी देखना, पुणे का भी देखना, इधर का भी देखना, उधर का भी देखना, 3-4 स्टेट्स और धमा दिए। आ रही ये बातें समझ में या नहीं, पक्का याद रहेगा। तो अभी कम बनाएं, धीरे धीरे ये ऑफिसेज बेटा बढ़ेगी। क्यों, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होगी, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे ऑफिसेज भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब समझना, हमने क्या बोला कि जो NCLT है वो एबॉलिश किसको किया गया बेटा, CLB को, बाइफर को हटाया गया, उसकी जगह पर हमने क्या बनाया, NCLT। NCLT का काम क्या है कि आज के दिन कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सबसे पहले कहां जाएंगे बेटा, NCLT। पहले हमें कोर्ट के पास जाना पड़ता था किसी भी इंफॉर्मेशन के, लाइक वाइंडिंग अप करना है तो कोर्ट के पास जाना पड़ता था। आज हमें जाने की जरूरत नहीं, आज हम सारा काम किससे करवा लेंगे, NCLT। क्यों, हमने इसको नाम ही क्या दिया है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। हमारे सारे काम हम किसके थ्रू करवाते थे, जुडिशियल बॉडी के थ्रू। आज के दिन किसके साथ करवा लेंगे, NCLT के साथ हम करवा लेंगे। समझ में आ गया। अब मैंने देखो यहां से 408 से लेकर 433 तक सेक्शन तो लिखा है, बट सेक्शंस एक एक लाइन में खत्म होते हैं, बहुत चिंदी सेक्शंस है। ठीक है, रूल्स में भी ज्यादा कुछ नहीं है, फॉर्म्स आपको याद रखने, कौन सा फॉर्म किसके लिए है, NCLT कब ओपन होती है, कब बंद होती है, कितने टाइम में आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारी बातें उस रूल्स में लिखी गई है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं आपको, सेक्शन से। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 408, सेक्शन नंबर 408। तो NCLT समझ में आया, NCLT है क्या। अब बात करते हैं बेटा सेक्शन नंबर 408 की, एकदम एक एक सेक्शन छोटे छोटे।
सेक्शन नंबर 408 पता है क्या लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 408 में ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलटी बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाया बेटा? एनसीएलटी कॉन्स्टिट्यूट किया। कब कॉन्स्टिट्यूट किया बेटा? 1 जून 2016 को। खत्म, सेक्शन 8 खत्म, 408 खत्म। 408 में सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि एनसीएलटी बनाया। किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। कब बनाया? 1 जून 2016। खत्म बेटा सेक्शन नंबर 408। मजा आया? इतना ही सा है सेक्शन नंबर 408। एनसीएलटी बनाया। किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। कब बनाया? 1 जून 2016। वो बातें समझ में आ गई? करेक्ट है। अब बोलोगे सर ठीक है एनसीएलटी आपने बना दी। सेक्शन नंबर 409 में लिखा हुआ है एनसीएलटी का कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ एनसीएलटी। कितने लोग होंगे बेटा एनसीएलटी? एनसीएलटी में कितने लोग होंगे? ध्यान से सुनो। एनसीएलटी में 3 लोग होते हैं बेटा, प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर। एनसीएलटी में कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर। करेक्ट है। अब ध्यान से सुनो, प्रेसिडेंट कौन बनेगा? तो बोला प्रेसिडेंट वो बन सकता है जो हाई कोर्ट का जज है या था। जो हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का क्या था बेटा? यो जज है या था। है का मतलब है और पास्ट है या था। कम से कम कितने साल? तो बोला 5 साल या उससे ज्यादा। 5 साल या उससे ज्यादा। तो अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा हाई कोर्ट के जज थे या अभी हो तो आप क्या बन सकते हो? यहां के प्रेसिडेंट बन सकते हो। ठीक है। अब ध्यान से आ जाइए। जुडिशियल मेंबर। जुडिशियल मेंबर कौन बन सकता है? तो बोला जो हाई कोर्ट का जज है किसी भी पीरियड के लिए। देखो यहां पे कम से कम कितना काम करना होगा? 5 साल। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि आप हाई कोर्ट के जज हैं किसी भी पीरियड के लिए, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं 5 साल के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज कितने हैं बेटा? एटलीस्ट 5 ईयर्स और मोर। 5 ईयर्स और मोर, 5 साल या उससे ज्यादा। किसके जज रहे हो आप बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। ठीक है। या फिर आप एडवोकेट रहे हो। क्या रहे हो आप? एडवोकेट रहे हो। कितने सालों के लिए? 10 ईयर्स और मोर। आप एडवोकेट रहे हो। ठीक है। आप क्या रहे हो बेटा? एडवोकेट रहे हो। क्या रहे हो बेटा? एडवोकेट रहे हो। या आप जुडिशियल मेंबर, हेल्ड जुडिशियल ऑफिस और मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल। आप एडवोकेट रहे हो या फिर आप जुडिशियल मेंबर रहे हो। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। यानी 10 सालों के लिए आप एडवोकेट रहे हो या 10 सालों के लिए आप जुडिशियल मेंबर रहे हो। किसके? ट्रिब्यूनल के। तो आप यहां पे क्या बन सकते हो बेटा? जुडिशियल मेंबर। हाँ, हाई कोर्ट का जज एनी पीरियड के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हो तो कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा। एडवोकेट 10 साल या उससे ज्यादा। जुडिशियल मेंबर 10 साल या उससे ज्यादा। आ रही है बातें समझ में या नहीं? मेंबर किसी और चीज का ऐसा? दूसरे ऑफिसेस का, दूसरे ट्रिब्यूनल का। ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं बेटा टेक्निकल मेंबर की। किसकी बात करते हैं हम? टेक्निकल मेंबर की। लॉ मेकर क्या बोल रहा है? टेक्निकल मेंबर कौन बनेगा? अगर आपने इंडियन लीगल सर्विस में काम किया। किसमें काम किया बेटा? इंडियन लीगल सर्विस। यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ हाउस में आपने काम किया है। कम से कम कितने सालों के लिए बेटा? 15 साल या उससे ज्यादा। 15 ईयर्स या उससे ज्यादा। 15 ईयर्स या उससे ज्यादा। 15 ईयर्स या उससे ज्यादा। लेकिन इस 15 में से कम 3 साल आपको किसकी पोस्ट पे रहना है? ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 15 में से 3 साल कम से कम कहां रखना है बेटा? ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट है। इसके बाद बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आप 15 ईयर्स या उससे ज्यादा, 15 ईयर्स या उससे ज्यादा क्या हो? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, तो आप यहां के क्या बन सकते हो बेटा? टेक्निकल मेंबर। क्या बन सकते हो यहां के आप? टेक्निकल मेंबर। आ रही है बातें? या फिर अगर आपके पास स्पेशल नॉलेज है, अगर आपके पास क्या है बेटा? स्पेशल नॉलेज है। किस चीज की?
लॉ की, फाइनेंस की, मैनेजमेंट की, अकाउंटेंसी की। देखो कोई डिग्री नहीं मांग रहा, क्या बोल रहा है, बस तेरे पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीजों में। कितने साल का, 15 साल या उससे ज्यादा, 15 ईयर्स या उससे ज्यादा, 15 ईयर्स या उससे ज्यादा, तो आप यहां के क्या बन सकते हो, टेक्निकल मेंबर। ध्यान से रखना, ये एक होगा, ये दोनों मिला के मैक्सिमम 11 हो सकते हैं। ये दोनों मिला के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं। आ रही है बातें समझ में या नहीं, पक्का। तो ये लोग बेटा किसकी पोस्ट पे अपॉइंट हो सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ एनसीएलटी। सिंपल याद रखने का सिंपल तरीका, प्रेसिडेंट कौन होगा, हाई कोर्ट का जज 5 साल या उससे ज्यादा। जुडिशियल मेंबर कौन होगा, हाई कोर्ट का जज एनी पीरियड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज 5 साल या उससे ज्यादा, एडवोकेट 10 ईयर्स, ठीक है। और आप अगर जुडिशियल ऑफिस होल्ड करते हो ट्रिब्यूनल में 10 साल या उससे ज्यादा तो आप बन सकते हो, करेक्ट है। दूसरा, टेक्निकल मेंबर कौन बनेगा, तो बोला 15 ईयर्स या उससे ज्यादा, 15 ईयर्स या उससे ज्यादा। आप क्या होने चाहिए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ हाउस के मेंबर होने चाहिए, उसमें से 5 साल आप किसकी पोस्ट पे होने चाहिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे। 15 साल या उससे ज्यादा आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर आपके पास स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 साल या उससे ज्यादा का, किस चीज का, लॉ, फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी। तो आप यहाँ के क्या बन सकते हैं बेटा, टेक्निकल मेंबर। याद रहेगा, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सेक्शन नंबर 409। तो देखो 408 में सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, हम एनसीएलटी बनाएंगे। 409 में क्या बोल रहा है, एनसीएलटी में कितने लोग होंगे, क्या कंपोजिशन होगा, एनसीएलटी में कितने लोग होंगे, क्या कंपोजिशन होगा। सिंपल है, क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलो अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 410। सेक्शन नंबर 410 सिंपल बोल रहा है, सेक्शन 410 क्या बोल रहा है, सेक्शन 410 क्या बोल रहा है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलएटी बनाया है। कब बनाया, 1 जून 2016 को। क्या बनाया बेटा, एनसीएलएटी, फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां जाएगी, एनसीएलएटी में, और एनसीएलएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। आ रही है बातें समझ में। तो देखो हमने बीच से किसको खत्म किया, हाई कोर्ट को खत्म किया। क्यों खत्म किया, क्योंकि सर हाई कोर्ट में ऑलरेडी नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं दूसरे मैटर्स के, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कॉर्पोरेट के मैटर को देखें। और कॉर्पोरेट के मैटर में अगर हमने ज्यादा टाइम लगाया तो इससे दिक्कत किसको आएगी, बिजनेसमैन को। अगर वो कानून के चक्कर ही लगाते रहेंगे तो बेनिफिट उनको क्या मिलेगा, बिजनेस कर पाएंगे नहीं। इसलिए हमने स्पीडी ट्रायल के लिए क्या बनाया है बेटा, एनसीएलटी, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 410 में क्या लिखा हुआ है, एनसीएलएटी बनाना है। तो अब आप क्या पूछोगे, 411 में बेटा क्या है, एनसीएलएटी का कंपोजिशन। समझ में आया या नहीं, एनसीएलएटी का कंपोजिशन बेटा कहां पे है, 411 में, ठीक है। अब देखो 411 में कौन कौन लोग होंगे, यहां भी 3 है बेटा, एक तो चेयरमैन है, ठीक है, और एक वही जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर। अगेन वही 11 से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा मुझे बताओ वहां पे प्रेसिडेंट कौन बना था, वहां कौन था, प्रेसिडेंट था ना, कौन बना था, हाई कोर्ट। तो यहां पे कौन होना चाहिए, वो बेटा एनसीएलएटी ज्यादा होगी, सुप्रीम कोर्ट। कौन है बेटा, सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 5 सालों के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बेटा 5 इयर्स या उससे मोर, 5 इयर्स या उससे उसका नहीं, उसका कोई पीरियड नहीं है। और बातें समझ में आ रही। अगर तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या थे, सुप्रीम कोर्ट के जज है या थे, और चीफ जुडिशियल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, कितने सालों के लिए, 5 साल या उससे ज्यादा, ठीक है। अच्छा अब जुडिशियल मेंबर कौन बन सकता है, सिंपल, अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं या थे, हाई कोर्ट के जज हैं या थे, ठीक है, या फिर आप जुडिशियल मेंबर थे एनसीएलटी के, जुडिशियल मेंबर थे एनसीएलटी के, कितने सालों तक, 5 इयर्स और मोर, 5 इयर्स और मोर, ठीक है। देखो जुडिशियल मेंबर थे एनसीएलटी के कितने सालों तक बेटा, 5 इयर्स या मोर, करेक्ट है, कोई डाउट। टेक्निकल मेंबर में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बेटा, जिसके पास अकाउंटेंसी, फाइनेंस, लॉ, इन्वेस्टमेंट, लेबर मैटर, ठीक है, लेबर मैटर, इन सब का 25 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है।
25 ईयर्स या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो तुम क्या बन जाओगे, NCLAT के टेक्निकल मेंबर। ठीक है, ये कंपोजिशन थोड़ा इजी है पहले वाले से। इसमें सिंपल क्या लिखा हुआ है, चेयरमैन कौन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या था, या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 5 साल या उससे ज्यादा के लिए था। अच्छा, जुडिशियल मेंबर कौन बनेगा, सर जज होगा हाई कोर्ट का, या फिर जुडिशियल मेंबर होगा NCLT का 5 साल या उससे ज्यादा के लिए। ठीक है, फिर टेक्निकल मेंबर कौन बनेगा, जिनके पास अकाउंटेंसी, लॉ, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट इनका नॉलेज है 25 ईयर्स या उससे ज्यादा के लिए, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, टेक्निकल मेंबर। अगेन इन दोनों का मैक्सिमम लिमिट कितना होगा, 11। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। 408 NCLT बनाएंगे, 409 कंपोजिशन ऑफ NCLT, 410 NCLAT बनाना है, 411 कंपोजिशन ऑफ NCLAT, 411 कंपोजिशन ऑफ NCLAT। ओ करेक्ट, याद हो गया 411 तक, दिक्कत। चलिए अब एक बार बताओ, यहां पे जितने भी लोग होंगे क्या फोकट में काम करेंगे, क्या जितने भी लोग होंगे वो फोकट में काम करेंगे, नहीं ना सर, ये सैलरी के बेसिस पे काम करेंगे। उससे पहले 412 सेक्शन क्या बोलता है कि भाई इन लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा। हमने इन लोगों के नाम तो लिख दिए, इन लोगों का सिलेक्शन कैसे करना है, इन लोगों का सिलेक्शन कैसे करना है। तो मुझे बताओ बेटा, इसमें कौन था 409 में, कंपोजिशन में कौन था, प्रेसिडेंट। अच्छा, 411 में कौन था, चेयरमैन। ठीक है, पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट और चेयरमैन का सिलेक्शन कौन करेगा। तो बोला प्रेसिडेंट और चेयरमैन का सिलेक्शन करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आ रही है बातें समझ में या नहीं, कोई डाउट। अच्छा सर, जुडिशियल मेंबर, जो जुडिशियल मेंबर था किसका बेटा, ट्रिब्यूनल का, कौन था बेटा, जो जुडिशियल मेंबर था किसका, ट्रिब्यूनल का। जुडिशियल मेंबर किसका बेटा, ट्रिब्यूनल का। इसका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद जो बेटा मेंबर था किसका, टेक्निकल मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल, इसका अपॉइंट करेगा सिलेक्शन कमिटी। टेक्निकल मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल, इसको कौन अपॉइंट करेगा बेटा, सिलेक्शन कमिटी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 412 में, याद रहेगा 412 में सिंपल क्या लिखा हुआ है कि सर प्रेसिडेंट और चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टेक्निकल जुडिशियल मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और टेक्निकल मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा, सिलेक्शन कमिटी। टेक्निकल मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा, सिलेक्शन कमिटी। ये है आपका 412, सिंपल है। चलो बताओ, 408 NCLT बनाना है, 409 कंपोजिशन में कौन कौन, प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर। फिर 411 NCLT का NCLT बनाना है 410 में, और 411 में NCLT का कंपोजिशन, चेयरमैन, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर। 412 में सिलेक्शन, प्रेसिडेंट और चेयरमैन का सिलेक्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, जुडिशियल मेंबर का सिलेक्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, और टेक्निकल मेंबर का सिलेक्शन कमेटी करेगा। सिंपल हो गया सेक्शन 412 हो गया। अब आते हैं 413। 413 में ये लिखा हुआ है कि सर इनकी ऑफिस कितने टाइम तक रहेगी, टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए ये लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। पहले हम बात करते हैं NCLT के किसके, प्रेसिडेंट की और मेंबर की। ठीक है, सुनो, जो NCLT का प्रेसिडेंट था उसका जो ऑफिस रहेगा जब वो आएगा 5 साल और उसकी एज 67 ईयर्स, 5 साल और 67 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। मान लेते हैं परिणीत को 50 की एज में अपॉइंट किया गया NCLT का मेंबर, तो 50 से 5 साल यानी 55 और 67, विच एवर इज अर्लियर, तो 55 हो गया। अब रिटायर किया, दोबारा रीअपॉइंट हो सकता है, 55 और 5, 60 और 67, विच एवर इज अर्लियर। समझ में आ गया 5 साल कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन मैक्सिमम अपॉइंटमेंट कहां तक हो सकती है इनको, 67 ईयर्स तक। मैक्सिमम कहां तक बेटा, 67 तक। मैक्सिमम कहां तक, 67 तक। अब बात करते हैं NCLT के जो बेटा जुडिशियल मेंबर थे और टेक्निकल मेंबर थे, इनका कितना है, अगेन 5 साल और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर।
याद रहेगा 5 साल और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। करेक्ट है। चलो अब बात करते हैं NCLAT के चेयरमैन के, कितना, अगेन 5 साल और 70 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। अब बात करते हैं NCLAT के किसके बेटा, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर, इनके लिए कितना है 5 साल और 67 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो देखो NCLT का प्रेसिडेंट कौन हो, प्रेसिडेंट का ऑफिस कितना है बेटा 5 साल और 67, विच एवर इज अर्लियर। NCLT के जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर कितना है 5 साल और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। NCLAT के चेयरमैन का कितना है 5 साल और 70 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। और जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर का कितना है 5 साल और 67 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। अब एक शॉकिंग न्यूज, लॉ मेकर क्या बोलता है कि लॉ मेकर क्या बोलता है कि बेटा यहां पे अपॉइंट होने के लिए एक एज लिमिट है, यहां पे अपॉइंट होने के लिए क्या है बेटा, एक एज लिमिट। पता है एज कितनी, कम से कम 50 साल के तुम होने चाहिए। कितने साल के होने चाहिए 50, बात भी सही है बेटा 50 ईयर्स, क्योंकि एक्सपीरियंस कितना चाहिए 25 सालों का। 25 साल तक तुम पढ़ते ही रहते हैं, कभी कोई 30 साल तक पढ़ाई चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें या तो 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या तो 25 साल का, तो इतना टाइम तो हो ही जाएगा। 50 ईयर्स की एज में तुम्हारी यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है। पूरी जवानी बेकार कर लो, फिर कहाँ चले जाओ, बुढ़ापा में। पूरा बुढ़ापा सिक्योर है बेटा इसमें। 50 साल के बाद किधर जाना है अपन को, सीधा NCLT, पूरा बुढ़ापा सिक्योर है इधर। वो बातें समझ, अभी बेटा बहुत टाइम है, 20 साल टाइम है मुझे तो भी। वो बातें समझ में आ गई, तो ये खत्म हो गया अपन का 413 चिंदी सेक्शन था। चलो सेक्शन नंबर 414। एक बात मुझे बता बेटा, फोकट में काम करेंगे ये लोग नहीं ना, तो इनको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, अलाउंस मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, सैलरी मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, या फिर और भी कुछ इनको मिल सकता है। कौन देगा, सिंपल सी बात है, अपॉइंट किसने किया था भाई, तो ये सैलरी अलाउंस भी कौन दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 414 समझ में आ गया। सेक्शन 414 चिंदी था, क्या लिखा हुआ है, सैलरी अलाउंस भी कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सैलरी अलाउंस भी कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर ना, तो ये आपका 414 क्लियर है। चलिए सेक्शन नंबर 415, सैलरी अलाउंस के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सेक्शन नंबर 415। ठीक है, अब देखो 415 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो प्रेसिडेंट के ऑफिस पे या चेयरपर्सन की ऑफिस पे कोई वैकेंसी हुई, किसके ऑफिस पे बेटा, प्रेसिडेंट के ऑफिस पे या चेयरपर्सन की ऑफिस पे वैकेंसी हुई। क्यों वैकेंसी हुई, क्योंकि वो एक्सपायर कर गए या रिजाइन करके चले गए या और कोई रीजन है। ठीक है, अगर वैकेंसी हुई तो उस वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा। तो बोला जब तक हम फॉर द टाइम बीइंग वैकेंसी को नहीं फिल कर रहे हैं, तब तक के लिए जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, किसका, जुडिशियल का या टेक्निकल का, वो क्या काम करेगा बेटा, एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और चेयरमैन। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इन द इवेंट ऑफ अकरेंसेस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और चेयरमैन बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और अदरवाइज, द सीनियर मोस्ट मेंबर सेलेक्ट एज अ प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन as the case may be until the date on which new president or chairman is appointed। समझा, जब तक कि न्यू चेयरमैन और प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं होता है तब तक के लिए इन्हीं को क्या बनाया जाएगा, जुडिशियल मेंबर, सॉरी प्रेसिडेंट और चेयरमैन। अच्छा, उसी का दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि मान लो प्रेसिडेंट और चेयरमैन जो है ना, वो किसी कारण से अपना फंक्शन डिस्चार्ज करने में अनेबल है। बेटा दोनों पॉइंट का डिफरेंस देख, पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि चेयरमैन एक्सपायर कर गया, ठीक है, या चेयरमैन रिजाइन करके चला गया। लेकिन दूसरे वाले में क्या बोल रहा है कि भाई ना तो वो एक्सपायर किया है ना तो रिजाइन किया है, बट ड्यू टू सम अर्जेंसी ही इज नॉट एबल टू डू द जजमेंट। वो काम नहीं कर सकता, हो सकता भाई कोई इशू होगा। ठीक है, तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि ठीक है, फिर अगेन सेम बातें लिखी कि जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो उनका काम कर देगा। कब तक के लिए, जब तक कि वो दोबारा ऑफिस रिज्वाइन नहीं करते। आ रही है बातें बेटा समझ में या नहीं, कोई डाउट?
बेटा क्लियर हो गया 415? तो देखो 415 में सिंपल क्या लिखा हुआ है कि चेयरमैन और प्रेसिडेंट या तो एक्सपायर कर चुके हैं या तो रिजाइन कर चुके हैं, कोई अदर रीजन, ठीक है। तो हम उसकी वैकेंसी को तब तक के लिए कैसे फिल कर देंगे, मोस्ट सीनियर मेंबर तब तक का उनका काम कर देगा। लेकिन अगर चेयरमैन क्या हो चुका है बेटा, अनेबल है, अभी के लिए अनेबल है, क्योंकि हो सकता है कुछ इमरजेंसी में चला गया है वो, तो अनेबल है, तो अगेन मोस्ट सीनियर मेंबर, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया बेटा सेक्शन नंबर 415। ये किसको डील करता है बेटा, कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और चेयरमैन, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 416। सेक्शन नंबर 416 रेजिग्नेशन, ये किसको डील करता है बेटा, रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स। रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स, रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स। ध्यान सुनना बेटा, द प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन और मेंबर में नोटिस इन राइटिंग, अगर आपको रिजाइन करना है तो सीजी को नोटिस दो। क्यों भाई, अपॉइंट भी कि तुझे किसने किया था, सीजी ने। अगर आपने सीजी को नोटिस दिया किसके लिए, सर रिजाइन कर रहा हूं मैं, सर मैं रिजाइन कर रहा हूं, तो पता है सीजी क्या बोलता है, ठीक है ध्यान से सुनो सीजी क्या बोल रहा है। प्रेसिडेंट और चेयरमैन और द मेंबर शैल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 3 months or the date of receipt of such notice by the central government or until a person duly appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of terms of office wherever is earliest, ठीक है। ध्यान से सुनो बेटा, एग्जाम्पल समझाता हूं। तो मुझे बताओ, साक्षी को अपॉइंट किया गया जुडिशियल मेंबर, ठीक है, तो बेटा कितने साल के लिए रहेगी ये, 5 साल मान लेते हैं। इसको अपॉइंट किया गया 2021 में, तो 2026, लेकिन ये इससे पहले ही क्या कर रही है, रिजाइन कर रही है, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका ऑफिस अभी कब तक बचा हुआ है, 26 तक, मान लो ये 22 में ही रिजाइन कर रही है। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, जब तक तेरा टर्म बचा हुआ था, एक तो वो पीरियड हो गया, समझा, कितना टर्म बचा हुआ है 26 तक ना, और तुम रिजाइन कब कर रहे हो 22 में ही ना, तो तब तक एक तो ये पीरियड ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जिस दिन तूने नोटिस दिया, जिस दिन तूने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दिया ना कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूं, जिस दिन तूने नोटिस दिया किसको दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यहां से 3 महीना, यहां से 3 महीना, समझ में आ रहा। और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उस वैकेंसी को फिल ना करे, अंटिल वैकेंसी फिल्ड, whichever is later, sorry earlier बेटा, whichever is earlier। आ रही है बातें समझ में, याद रहेगा। 3 पीरियड समझ में आ गया भाई। तेरा अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है, नोटिस से 3 महीना, और जब तक गवर्नमेंट उसको फिल ना करे, whichever is earlier, तीनों में से जो भी अर्लियर हो जाएगा तब तक के लिए तुम्हें ऑफिस होल्ड करके रहना पड़ेगा। तुम्हारा रेजिग्नेशन में लिया, एक्सेप्ट भी किया, लेकिन भाई रेजिग्नेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अचानक वैकेंसी हो जाएगी, हमें वैकेंसी को फिल भी तो करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, तब तक के लिए तुम फॉर द टाइम बीइंग काम करो। आ रही है बातें समझ में, कोई डाउट? तो ये है बेटा सेक्शन नंबर 416। ये 2 सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 2 सेक्शंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इधर सेक्शन नंबर 411 और 409 इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन वाला, ठीक है। टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है 413, याद रहेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 417। ये डील करता है रिमूवल को। सेक्शन 417 किसको डील करता है बेटा, रिमूवल को। सेक्शन 417 किसको डील करता है, रिमूवल को। रिमूवल किसका बेटा, मेंबर का। रिमूवल किसका बेटा, मेंबर का, ठीक है। ध्यान से सुनो, मेंबर को कब रिमूव कर दिया जाएगा ऑफिस से, तो बोला जब तुम इंसॉल्वेंट हो जाओगे, जब तुम इंसॉल्वेंट हो जाओगे। दूसरा, अगर तुम्हारा हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग द मोरल टर्पिट्यूड, मतलब कैरेक्टरलेस इंसान हो, ठीक है, तुमने कोई फ्रॉड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, हैज बीन फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, तुम फिजिकली काम करने के लिए फिट नहीं हो या मेंटली फिट नहीं हो। होता है ना कभी कभी हमारे साथ कुछ हादसा होता है तो हम थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा।
अगर आपने जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, प्रेसिडेंट या चेयरमैन के पोस्ट पे रखे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ले लिया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब अलग से तुमने कुछ, तुम्हारा फाइनेंस मैटर हो गया, तुमने कुछ रिश्वत वगैरह ले ली, ठीक है, और लास्ट अब्यूज किया तुमने अपने पोजीशन का। अब्यूज किया पोजीशन का मतलब क्या? नाजायज फायदा उठाया, आपने समझ में आया? मिसयूज कर तो ये 5 केसेस में तुम्हारा ऑफिस क्या हो जाएगा बेटा? रिजाइन। देखो 5 केसेस कौन कौन से हैं, छोटे छोटे वर्ड में बताओ 5 केसेस कौन कौन से हैं। एक तो तुम इंसॉल्वेंट हो गए, दूसरा तुमने कोई मोरल ट्रैपिट्यूड का केस कर दिया, तीसरा फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो गए, चौथा आपने कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया, ठीक है, और पांचवा तुमने अपने पोजीशन का नाजायज फायदा, इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर किया तो तुम ऑफिस से क्या हो जाओगे बेटा? वेकेट हो जाओगे, तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। समझ में आ गया? 417 क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट? चलो 418 लिखा हुआ है बेटा, स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन नंबर 418 किस क्या डील करता है बेटा? स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल, स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल, स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बेटा, स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल और अपने ट्रिब्यूनल का प्रोविजन क्या है, सुनने पे ध्यान देना। लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि सर हमने यहां पे मेंबर्स अपॉइंट कर दिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया, ठीक है, अभी सारे बड़े लोग हैं भाई, उनको सबऑर्डिनेट करने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए ना। तो कितने स्टाफ रखने हमें अलग से, ऑफिस बॉय कितने रखने, ऑफिस बेरर क्या होगा, ठीक है, कितने अलग पर्संस को हम अपॉइंट करें जिससे हमारा एनसीएलटी का फंक्शन रन करे, इसके लिए हम क्या अपॉइंट कर सकते हैं बेटा? स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं। आ रही है बातें समझ में? चलिए 419 क्या बोलता है कि सर एनसीएलटी के कितने बेंचेस बनाने हैं, बेंचेस ऑफ एनसीएलटी। हमेशा याद रखना सिंगल बेंच तो कभी नहीं होगा। एक बात मुझे बताओ, एनसीएलटी में 3 लोग हैं, 3 लोग कौन कौन से? प्रेसिडेंट, जुडिशियल और टेक्निकल। एनसीएलटी में भी 3 लोग हैं, चेयरमैन, जुडिशियल और टेक्निकल। लॉ मेकर ने क्या बोला? कभी सिर्फ प्रेसिडेंट अकेला नहीं डिसीजन दे सकता, जुडिशियल मेंबर अकेला नहीं दे सकता, प्रेसिडेंट के साथ जुडिशियल होना चाहिए या टेक्निकल होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 बेंच तो होने ही चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? स्टाफ का मतलब यहां पे क्या है? कम से कम 2 बेंच तो होने ही चाहिए। देखो 419 में सिर्फ 4 बातें लिखी हुई। पहला क्या लिखा हुआ है? देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच नंबर ऑफ बेंचेस ऑफ द ट्रिब्यूनल एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी कितने बेंचेस है टोटल बेटा? 15 ऑफिसेस है ना, ये ऑफिसेस भी और भी बढ़ेंगे फ्यूचर में। आगे क्या लिखा हुआ है? द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल कहां है बेटा? दिल्ली में। प्रिंसिपल हेड बेंच कहां है इसका? दिल्ली में। द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय बेंचेस कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर्स, आउट ऑफ 1 शैल बी द जुडिशियल एंड अदर शैल बी द टेक्निकल। देखो प्रेसिडेंट पक्का रहेगा, चेयरमैन पक्का रहेगा, और साथ में कौन हो सकता है? या तो जुडिशियल या तो टेक्निकल, या तो जुडिशियल या तो टेक्निकल, मतलब 2 बेंचेस तो हमेशा होने ही चाहिए। आगे द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश सच नंबर ऑफ बेंचेस एज द ट्रिब्यूनल में कंसीडर। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हमें बेंचेस बढ़ाने चाहिए, भाई 2 में काम नहीं चल रहा, 3 करने, 4 करने, 5 करने, कर दो भाई, आपकी मर्जी। तो ये पावर किसको दे रखी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आ रही है बातें समझ में? नेक्स्ट आ जाइए बेटा, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, मोस्ट इंपोर्टेंट, सेक्शन नंबर 420। सेक्शन बेटा 420 किसको डील करता है? ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। समझना लॉ मेकर क्या बोल रहा है? द ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। भाई ट्रिब्यूनल के पास पार्टी का केस गया, क्या सीधा जजमेंट सुना देगा वो, या दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसके बाद ही जजमेंट सुनाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है, बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बिना आप जजमेंट नहीं सुना सकते। क्लियर है? सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है, द ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर विथ अ व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक। मान लो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, अब उसको अपने ही ऑर्डर में क्या लग रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई, तो ठीक है 2 साल के अंदर अंदर में तुम अपने मिस्टेक को क्या कर सकते हो बेटा? रेक्टिफाई कर सकते हो। अच्छा, अब ये मिस्टेक या तो खुद से उसको पता चल जाए, या जिसको ऑर्डर दिया उसने बताया कि सर आपसे यहां पे गलती हो गई है। समझ भाई, मुझे ऑर्डर आया, मैं बता रहा हूं कि सर आपसे गलती हो गई, यहां पे लॉ के अगेंस्ट आपने किया है,
या उनको खुद से रियलाइज हो गया, तो हम क्या कर देंगे, अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर देंगे। क्लियर है? कितने सालों के अंदर में? 2 साल। प्रोवाइडेड दैट नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर। ध्यान से, उस ऑर्डर में अमेंडमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ क्या हो सकता है, रेक्टिफाई। अपील करो, अमेंडमेंट करना है तो एनसीएलटी में। ठीक है, नेक्स्ट, द ट्रिब्यूनल शैल सेंड ए कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर। जब भी कोई ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा उसकी कॉपी किसको सेंड करेगा, पार्टी को, और एक कॉपी अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखेगा। आ रही है बातें समझ में? सिंपल सेक्शन था। तो सेक्शन नंबर 420 क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। समझ में आ गया? क्लियर है? तो देखो 408 से लेके 420 हमारा खत्म, इजी सेक्शंस थे सारे। अब बेटा आते हैं 421 पे। 421 देखो, सेक्शन नंबर 421 अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। सेक्शन नंबर 421 किसकी बात कर रहे हैं बेटा, अपील किसके ऑर्डर की, ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब एनसीएलटी। एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां जा सकती है? ध्यान सुनो, अगर एनसीएलटी कभी ऑर्डर देता है और तुझे वो ऑर्डर अच्छा नहीं लगा, तो एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जा सकती है बेटा एनसीएलएटी में। कितने दिनों में? 45 डेज में। कितने दिनों में? 45 डेज में। और अगर आप 45 डेज में अपील नहीं कर पाते हो एंड देयर इज ए सफिशिएंट कॉज, तो याद है लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 लग जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? एक्सटेंशन। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 लग जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? एक्सटेंशन। कितने दिनों का? 45 डेज का। आ रही है बातें सफिशिएंट ग्राउंड पे? पक्का? क्लियर? और जो भी एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा उसकी कॉपी हम किसको भेज देंगे? पार्टी को। क्लियर है? चलिए, तो ये था बेटा सेक्शन नंबर 421। ठीक है, याद रहेगा, एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां जाएगी? एनसीएलएटी के पास। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 422। सेक्शन नंबर 422 एक्सपीडियस डिस्पोजल। एनसीएलटी यहां पे क्या बोल रहा है कि हम जल्दी से जजमेंट आपका सुना देंगे। एक्सपीडिएट डिस्पोजल, देखो क्या लिखा है, एवरी एप्लीकेशन और पिटीशन प्रेजेंटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल एंड एवरी अपील फाइल्ड बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डील विथ एंड डिस्पोज ऑफ इट बाय एज एक्सपीडियस एज पॉसिबल। ठीक है, और उसका रिपोर्ट दे दीजिए कितने दिनों के अंदर में बेटा? 3 महीने के अंदर में। यानी आप ट्राई कीजिए कि आपका डिस्प्यूट जब भी आपके पास कोई आता है तो आप 3 महीने के अंदर अंदर में केस रफा दफा करें। अच्छा, 3 महीने कहां से काउंट करने? फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ केस, जब आपके पास प्लेंट फाइल किया गया। ठीक है, आगे सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, वेयर एनी एप्लीकेशन और पिटीशन और अपील इज नॉट डिस्पोज ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड अंडर 1 as the case may be, the appellate tribunal shall record the reason। आप बताओगे कि 3 महीने में क्यों नहीं सॉल्व हो पाया, और उसका मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिल सकता है बेटा? और 90 दिन का। समझ में आ गया? तो देखो, आपको जल्दी से जल्दी कितने दिनों में मैटर खत्म करना? 3 मंथ्स के अंदर में डिसीजन दे दीजिए। लेकिन अगर आप 3 मंथ्स के अंदर में डिसीजन नहीं दे पाते हैं तो रीजन बताइए कि आपने क्यों नहीं दिया, और कितना आपको टाइम मिलेगा? 90 दिन। यानी हो गया ना 90 डेज प्लस 90 डेज, 180 डेज के अंदर में तुम्हारा जजमेंट खत्म हो जाना चाहिए। आ रही है बातें समझ में? पक्का? क्लियर है? ये दोनों के लिए बेटा, चाहे एनसीएलटी हो या एनसीएलएटी हो। ठीक है, 423 वेरी सिंपल, सेक्शन 423 अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ध्यान से बेटा मुझे बताओ, एनसीएलटी के अगेंस्ट अपील कहां गई? एनसीएलएटी में। और एनसीएलएटी की अपील कहां जाएगी? सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा। कितने दिन में बेटा? देखो, यहां से यहां अपील जाने के लिए टाइम कितना था? 45 डेज प्लस 45 डेज, यही था ना। और यहां पे 60 डेज प्लस 60 डेज। आ रही है बातें समझ में या नहीं? करेक्ट है? क्लियर? खत्म हो गया बेटा 423। सेक्शन 423 फिनिश। 423 सिंपल क्या बोलता है कि एनसीएलएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। कितने दिनों में? 60 डेज। नहीं कर पाए तो और आपको 60 डेज का टाइम मिलेगा ऑन सफिशिएंट ग्राउंड। ऑन सफिशिएंट ग्राउंड। अच्छा बताओ, एनसीएलटी के अगेंस्ट अपील कहां जाएगी? एनसीएलएटी 45 डेज प्लस और 45 डेज। आ रही है बातें समझो?
ठीक, अब आप मुझे बताओ बेटा, सेक्शन नंबर 424 आपको पता चल जाएगा। हाँ सर, ये आप क्या बोल रहे हो? प्रोसीजर एक बात मुझे बताओ, जब आप एनसीएलटी के पास केस फाइल करोगे तो प्रोसीजर क्या होगा? सेम वही वाला, सीपीसी वाला। प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करेगा, डिफेंडेंट डिफेंस प्रेजेंट करेगा, दोनों की बातों को सुना जाएगा, फिर हियरिंग होगा, फिर गिल्ट ऑफ पार्टी पता किया जाएगा, फिर वो डिसीजन देंगे, और नहीं दे पा रहे तो हाई कोर्ट की ओपिनियन ले लेंगे। आ रही है बातें समझ में? तो ध्यान से सुनो, एनसीएलटी अपना प्रोसीजर खुद बनाता है, एनसीएलटी अपना प्रोसीजर खुद बनाएगा, इसके ऊपर सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन बेटा केस कैसे फाइल करना है, डिफेंडेंट को कैसे एक्सेप्ट करना है, डिफेंस कैसे लेना है, इस सब के लिए सीपीसी लगेगा। एक्स पार्टी जजमेंट याद है? ऑर्डर नंबर 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। प्लेंटिफ गया, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया, हियरिंग के दिन प्लेंटिफ नहीं आया तो डिफेंडेंट जीत जाएगा। डिफेंडेंट नहीं आया तो 1 एडजर्नमेंट होगा, उस टाइम में भी नहीं आया तो प्लेंटिफ जीत जाएगा। ये सेम वही बातें लिखी है सेक्शन नंबर 424। यही सेम बातें हमने आर्बिट्रेशन में भी पढ़ा था, सेम वही प्रोसीजर था ना। प्लेंट होगा, डिफेंस होगा, फिर हियरिंग एंड रिटेन प्रोसीडिंग होगी, फिर डिफॉल्टेड पार्टी, फिर एक्सपर्ट अपॉइंट होगा, फिर आपका कोर्ट का असिस्टेंस ले सकते हैं अगर किसी केस में फंस गए, और फिर लास्ट में अवार्ड आएगा। सेम वही प्रोसीजर बेटा यहां भी अप्लाई करना है, दैट इज 424 में। समझ में आया या नहीं? सेक्शन 425 आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में याद है, मैंने आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नाम का एक वर्ड बोला था। यहां पे लिखा हुआ है पनिशमेंट, पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। याद है आपको पनिशमेंट की बात की गई थी? अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, क्या किया आपने? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो वहां पे था ना पनिशमेंट, जैसे बताया था कि कोर्ट में जाके हंगामा करने लगे, ठीक है, जज के ऊपर कभी जूते फेंक दिया, कुछ कर दिया, ये सब गलत है। ये सब कोर्ट की बेटा तौहीन करने के बराबर है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि सेम जो पावर वहां पे हाई कोर्ट के पास जज की है, वही पावर यहां पे एनसीएलटी के मेंबर के पास भी है। समझा? बहुत सिंपल सेक्शन। 426 डेलीगेशन ऑफ पावर। 426 डेलीगेशन ऑफ पावर। 426 को डील करता है बेटा डेलीगेशन ऑफ पावर। देखो क्या लिखा हुआ है, द ट्रिब्यूनल और द एपलेट ट्रिब्यूनल मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी as may be specified in the order and any of its officer or employee or any other person authorized by it to inquire into any matter connected with any proceeding। मतलब क्या भाई, एनसीएलटी के पास पावर है कि वो अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है किसी भी अपॉइंटेड बंदे को। किसको अपॉइंट करेगा वो उनकी जिम्मेदारी है। समझ में आ गया? तो आपसे किसी ने पूछा क्या एनसीएलटी अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है, तो क्या बोलोगे? यस। किसको डेलीगेट करेगा वो उनकी ओपिनियन है। क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान से 427 क्या बोलता है? एनसीएलटी के मेंबर विल बी पब्लिक सर्वेंट। एनसीएलटी के मेंबर क्या माने जाएंगे बेटा? पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन नंबर 428। सेक्शन नंबर 428 ये डील करता है बेटा प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका गुड फेथ है तो आपके अगेंस्ट केस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, साक्षी मेरे साथ फ्रॉड कर रही है, मुझे नहीं पता है ये बात, मैं अगर प्रूफ कर दूं तो कोई केस नहीं होगा। अगर एक्शन गुड फेथ में है, भाई ये मेरे साथ फ्रॉड कर रही है, करेक्ट है, तो केस तो मैं कर सकता हूं ना। ये इसने मेरे साथ फ्रॉड किया और मैंने इसको कोई पेमेंट नहीं दिया, क्या ये मेरे ऊपर केस फाइल करती? उसका तो बैड इंटेंशन था ना, लेकिन मेरा गुड फेथ था, मैंने तो कोई फ्रॉड नहीं किया ना। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? गुड फेथ में अगर कोई ट्रांजेक्शन किया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या पॉसिबल नहीं है? सूट पॉसिबल नहीं है। याद रहेगा, गुड फेथ के अकॉर्डिंग कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उसके रिगार्डिंग सूट पॉसिबल नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी
lie against the tribunal, president, member, officer or of other employee, or against the appellate tribunal, the chairperson, member, office or other employee thereof, or liquidator or any other person authorized by the tribunal or appellate tribunal for discharge of any function। याद आ रहा कुछ टॉर्ट वाली बातें? सोवरेन फंक्शन होगा तो केस नहीं फाइल कर सकते। सेम यहां पे भी सेम लिखा हुआ है। एनसीएलटी अगर ट्रांजैक्शन गुड फेथ में कर रहा है और तब एनसीएलटी के मेंबर या चेयरपर्सन से कुछ गलती हो गई तो केस आप नहीं फाइल कर सकते। याद रहेगा, सेम टॉट वाली बातें यहां पे अप्लाई की गई है। अच्छा 429 सेक्शन नंबर 429 पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। याद आ रहा, इनके पास पावर है कि वो असिस्टेंस ले सकते हैं बेटा, किससे? चीफ जुडिशियल मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट से। याद आ रहा कुछ? सॉरी, चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट CRPC। हाई कोर्ट कितना सजा सुना सकता है? एनी सेंटेंस। फिर मेट्रोपोलियन था, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट था, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट था, तो वो उसकी क्या ले सकता है बेटा? असिस्टेंस ले सकता है। वेरी सिंपल। ठीक है, ध्यान से। सेक्शन नंबर 430, सेक्शन 430 क्या बोलता है? सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुडिक्शन। ध्यान से सुनना, ये क्या है? सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुडिक्शन। एक बात मुझे बता, तूने एनसीएलटी के पास केस फाइल कर दिया, क्या मैं कोर्ट में भी डाल दूं? एक साथ दो केस? याद आ रहा? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस। सेम पार्टी सेम टाइप का केस इंडिया के दो कोर्ट में नहीं आ सकता, सेकंड केस को बार्ड बाय सूट कर देंगे। याद आ रहा? तो वैसे यहां पे क्या बोल रहा है भाई? एनसीएलटी के पास केस गया, अब सिविल कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो दोबारा उस लिटिगेशन को डील करे सेम मैटर से रिलेटेड। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 431। ये 430 था, सेक्शन नंबर 431 बहुत सिंपल सेक्शन। ये क्या बोल रहा है? वैकेंसी इन ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल नॉट टू बी इनवैलिड एक्ट और प्रोसीडिंग। ध्यान से, अगर मान लीजिए साक्षी एनसीएलटी की चेयरमैन और महिमा एनसीएलटी की, सॉरी, साक्षी एनसीएलटी की प्रेसिडेंट और महिमा एनसीएलटी की चेयरमैन, इन दोनों की अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव थी, गलत तरीके से अपॉइंट हुआ था। तो बोला भाई एक बार ये लोग अपॉइंट हो गए, डाकू निकले, क्रिमिनल निकले, कुछ भी निकले, जजमेंट एक बार आ गई, खत्म, बाइंडिंग। उसका तो बाद में पता चला कि साक्षी तो वैसे ही चोर थी, फ्रॉड करके आई थी यूएसए से, कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्डर थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट? ये इसी वजह से बेटा हमारी इंडियन पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, एक बार आप अगर किसी पोस्ट पे चले गए ना, आपकी सारी गुनाह माफ है। और इसका लास्ट कल दो दिन पहले ही मैंने एक मूवी देखी है, साउथ इंडियन मूवी में एक बंदा था जो क्राइम करके जेल में गया था एंड उसको चेस खेलने का इंटरेस्ट था। चेस खेलता गया खेलता गया खेलता गया, कोर्ट की तरफ से उसने नेशनल चैंपियन खेला। समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? तो कभी कभी ऐसा होता है बेटा, जज को या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि इसको बाय मिस्टेक फंसाया गया है, या फिर ये इस नेचर का बंदा नहीं है, या फिर पहले तो ये वैसा था लेकिन अभी सुधर गया है, तो ठीक है बेटा हम इसको सुधरने का मौका देंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कि हम जेल में 10 साल या 15 साल या 20 साल या 50 साल इसलिए रखते हैं, सुधरने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, तुम्हें अपने फैमिली वालों से मिलने नहीं दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, ताकि तुम एहसास हो तुम्हें और तुम क्या हो जाओ, सुधर जाओ। हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम रहेगा तुम्हारे अगेंस्ट, प्रूफ हो गया, तब जाके फांसी वांसी की सजा होती है। यानी कोर्ट क्या ढूंढ रहा होता है बेटा? 10 साल में सिर्फ मैंसरिया ढूंढ रहा होता है, एक्टेसरिया ढूंढ रहा होता है, बस यही ढूंढ रहा होता है। पूरे 15 साल 50 साल 10 साल तक यही ढूंढ रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, पुलिस वाले भगवान थोड़ी है भाई कि पता लगा लेंगे भाई तूने ये किया है वो किया है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लॉ मेकर क्या बोलता है भाई, इतना टाइम तो लगना ही लगना है। और हम क्या चाहते हैं, कोई निर्दोष को सजा ना हो, भले 100 गुनहगार छूट जाए चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट की फिलॉसफी है, इसी वजह से बेटा इतना ज्यादा 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 मैटर चल रहा होता है। चलिए, सेक्शन नंबर 432, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा राइट है बेटा। सेक्शन 432 बहुत इंपॉर्टेंट बेटा,
ये क्या बोल रहा है, एक कंपनी सेक्रेटरी जो है वो अपने कंपनी का केस रिप्रेजेंट कर सकता है एज ए लॉयर बिफोर द एनसीएलटी। बिफोर द एनसीएलटी मतलब कंपनी का मैटर चल रहा है। अब मुझे बताओ कोर्ट में जाने के लिए किसकी जरूरत चाहिए थी, लॉयर की, एडवोकेट की। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, ठीक है नो नीड ऑफ एडवोकेट, एक कंपनी सेक्रेटरी भी रिप्रेजेंटेटिव बन के जा सकता है। आ रही है बातें समझ में? आगे सेक्शन नंबर 433, द प्रोविजन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 सैलाज फराज में बी अप्लाई टू द प्रोसीडिंग। याद आ रहा, लिमिटेशन एक्ट, अपील 30 दिन में फाइल हो जाना चाहिए, एप्लीकेशन इतने दिन में। याद आ रहा, अपील और एप्लीकेशन पे एक्सटेंशन मिलता है, सूट पे एक्सटेंशन नहीं मिलता। बोला वो वाली बातें 433 यहां पे भी होगा, मतलब लिमिटेशन एक्ट आपके ऊपर अप्लाई होगा, लिमिटेशन एक्ट आपके ऊपर अप्लाई होगा। आ रही है बातें समझ में? कोई डाउट? पक्का? ये खत्म हो गया बेटा आपका एनसीएलटी के सेक्शन नंबर 433 तक। सिंपल थे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस बस 10 से 15 हैं। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन नंबर 441, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा सेक्शन नंबर 441। ये बेटा अलग ही टॉपिक को डील करता है। सेक्शन नंबर 441 डील करता है कंपाउंडिंग। किसको डील करता है बेटा? कंपाउंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, कंपनी लॉ में समय पूछेगा ही। सेक्शन 441 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। चलिए आप मुझे बताओ बेटा, जनरली हम जब भी कोई ऑफेंस करते हैं पनिशमेंट क्या होता है? फाइन, इम्प्रिजनमेंट, फाइन और इम्प्रिजनमेंट और विथ बोथ। करेक्ट है। हम इसी चीज का कंपाउंडिंग करना चाहते हैं। कंपाउंडिंग मतलब बार्गेन करके कम करना चाहते हैं। तो अभी हम ये सीखेंगे कौन से ऑफेंस का कंपाउंडिंग हो सकता है। अगर मान लो मुझे जेल की सजा हुई है तो क्या सर हम कुछ हो सकता है ले दे के, कुछ ले दे वाली बात ही नहीं करने का बेटा वहां जाके कि सर जेल हो गया है थोड़ा ले लो, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, जेल कम कर दो। बेटा तुम्हारी ले लेगा वो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ध्यान से याद रखना है सेक्शन नंबर 441 में क्या बोल रहा है कि भाई क्या सेटलमेंट हो सकती है। कंपाउंडिंग हम क्या बोलते हैं? सेटलमेंट। तो ठीक है, पहले देखो ध्यान से 441 में क्या लिखा है। 3 काइंड के ऑफेंसेस है बेटा। ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, हाँ यहां पे कंपाउंडिंग हो सकता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, हो सकता है। ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विथ बोथ। अब यही 3 चीज हम सीखेंगे बेटा, कहां पे कंपाउंडिंग हो सकती है, कहां पे नहीं हो सकती। पहले मैंने आपको 3 टाइप के ऑफेंस बताए। पहला सिर्फ फाइन, दूसरे में फाइन और जेल मतलब दोनों में से कोई एक, और तीसरे में फाइन और जेल और बोथ। समझ में आ गया? क्लियर है? समझा? अब एक तो हो गया सिर्फ जेल, सिर्फ जेल। याद है अपन ने सीआरपीसी में पढ़ा था कि भाई तू फाइन देने के औकात नहीं है तो मैं तेरा जेल बढ़ा दूंगा, मैक्सिमम 1/4 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। आ रही है बातें समझ में? आजा बेटा, सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ओनली और विथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन इज नॉट कंपाउंडेबल। जहां पे सिर्फ जेल है और जहां पे फाइन एंड जेल लिखा हुआ है, फाइन एंड जेल, कंपाउंडिंग नहीं हो सकता, काटेगा तू सजा। समझ में आ गया? क्या है? सिर्फ मान लो साक्षी को 7 साल जेल हुई है, बेटा कोई बार्गेनिंग नहीं, जेल काट के आओ, एंजॉय द लाइफ। समझ में आ रहा? अच्छा जेल एंड फाइन मतलब दोनों है ना, अगेन कंपाउंडिंग नहीं हो सकता। अच्छा जेल और होता तो कंपाउंडिंग हो जाता। यहां पे क्या लिखा हुआ है? जेल एंड फाइन। अच्छा आ जाओ नेक्स्ट। तो ऊपर तो लिखा है कि ये 3 ऐसे हो सकते हैं। अरे मैंने क्या बोले? या तो फाइन होगा, फाइन और जेल, फाइन और जेल और विथ बोथ, और मैं बोल रहा हूं फाइन एंड जेल। एंड जेल ऊपर और था, इधर क्या है? एंड। तो अगर सिर्फ जेल है नहीं होगा, काटना पड़ेगा तुझे। फाइन एंड जेल है, काटना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। दिस सेक्शन एम्पावर्स एनसीएलटी टू कंपाउंड ऑफेंस विदाउट एनी लिमिट। एनसीएलटी बेटा कितने भी मैटर का कंपाउंडिंग कर सकता है, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 50 लाख, जितनी की फाइन लगी है सबका एनसीएलटी कंपाउंडिंग कर सकता है। लेकिन रीजनल डायरेक्टर कंपाउंडिंग ओनली 5 लाख तक के मैटर का कर सकता है। रीजनल डायरेक्टर ओनली कंपाउंडिंग कितने का कर सकता है बेटा? 5 लाख तक के मैटर का कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ।
An offense covered under this section by any company or its officer shall not be compoundable if an investigation against the such company has been initiated. मान ले बेटा तेरा कोई ऑफेंस है, ठीक है, अब ऑफेंस की वो सजा की आ गई कि भाई 5 लाख लगेंगे, ठीक है, लेकिन अब उस टाइम में क्या शुरू हो चुका है, तेरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है, अब कंपाउंडिंग नहीं हो सकता, पहले किसका ऑर्डर आने दे, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आने दो, फिर हम उसके बाद कंपाउंडिंग सोचेंगे करना है या नहीं। नेक्स्ट, the offense committed by the company or its officer within a period of 3 years from the date on which similar offense was committed or by it or him was compounded under this section are not compoundable. कहने का मतलब समझा, भाई तूने एक ऑफेंस किया, सजा आई 5 लाख का फाइन, तूने कंपाउंड करवा लिया, बार्गेन करवा के 1 लाख पे सेटल, मैटर खत्म। तूने सेम टाइप के ऑफेंस दोबारा कर दिए 3 सालों के अंदर में, अब सजा आई 5 करोड़ का फाइन। अब कंपाउंडिंग के लिए अपना चेहरा लेके मत जाना, क्योंकि उनको तेरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी अब पसंद नहीं है बेटा। क्यों? तुम कैसे वाले ऑफेंडर हो गए, बार बार एक ही कर रहे हो ना, कुछ नया करते। समझ में आ रहा है? मतलब इसका कहने का मतलब समझ में आ रहा हो? अगर मैं इसको निगेटिव में बोलूं, वैसे ऐसा बोल नहीं रहा, अगर निगेटिव में बोलूं तो क्या बोल सकते हो, सर प्रमोटिंग द न्यू टैलेंट, न्यू टैलेंट और न्यू क्राइम को प्रमोट कर रहे हो तुम, कि सेम टाइप के ऑफेंस में कंपाउंड नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे टाइप के ऑफेंस में कंपाउंड कर दूंगा। अब इसको निगेटिव वर्ड में मत लेना कि सर प्रमोटिंग द क्राइम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वो जस्ट इसका इम्प्लीकेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे आ जाइए बेटा। एवरी एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस शैल बी मेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। देख सबसे पहले तू कंपाउंडिंग के लिए कहाँ जाएगा, एक बात मुझे बताओ, एक अपना लाइफ समझो जनरल, घर में तूने कोई कांड किए, उस कांड के सेटलमेंट के लिए सबसे पहले तू कहाँ जाता है, मम्मी, क्योंकि बेटा मम्मी ही एक सॉफ्ट हार्टेड है। पापा को अगर मैंने अपने कांड बताए, या तो दोनों एक साथ पढ़ेगी, या तो दो में से एक पढ़ेगा, फिर दोबारा भी पढ़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हम सॉफ्ट हार्टेड के पास जाएंगे, किसके पास, मम्मी के पास। कभी कभी किसी का सॉफ्ट कॉर्नर अपने दादाजी के साथ होता है, अब दादाजी के अगेंस्ट तो पापा भी नहीं जा सकते ना, भाई जाके दिखाओ जरा, तुम जाके दिखाओ। तो हम भी बेटा ऐसे ही क्या करेंगे भाई, सबसे लोअर बॉडी कौन सी, आरओसी, फिर उसके बाद आरडी, फिर एमसीए, ऐसा है ना। तो हम सबसे पहले किसके पास जाएंगे बेटा, आरओसी को। पहले हम आरओसी को मस्का लगाने की कोशिश करेंगे, अगर मस्का पाव में आरओसी समझ में गया तो ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर मस्के में आरओसी मान गया तो बेटा अपन को हायर लेवल तक तो जाने की बात ही नहीं है। समझ में आ? फिर अनिकेत बोल रहा है, एक बात बताओ सर, आरओसी की तो औकात ही नहीं है क्या? ऊपर क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडिंग कौन करेगा, या तो एनसीएलटी या तो आरडी। भाई आरओसी के पास तो जस्ट अपना दरवाजा खोलने के लिए जा रहा है कि सर कुछ जुगाड़ लगा दो आगे के लिए। आ रही है बातें समझ में या नहीं? वो बातें समझ में आ रही? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तुझे कंपाउंडिंग करवाना है तो पहले मस्का किसको लगाना पड़ेगा, आरओसी को। आरओसी को तेरा मस्का बहुत अच्छा लगा तो वो आगे क्या करेगा, अप्लाई। तो देखो क्या लिखा हुआ है, every application for compounding of offence shall be made to the registrar of company who shall forward the same together with comment thereon the company law board and regional director as the case may be, where any offence is compounded under this section, whether before or after the institution of any prosecution, intimate thereof shall be given by the company to the registrar of company within 7 days from the date on which offence is compounded। देखो हम पहले किसके पास गए, आरओसी के पास। आरओसी ने उसमें अपना मिर्च मसाला ऐड किया, किसके पास गया, आरडी एनसीएलटी के पास। अब आरडी और एनसीएलटी सोचेगा कंपाउंडिंग करना है या नहीं, वो कितने दिन में बता देगा, 7 डेज के अंदर में आपको बता देगा। आ रही है बातें समझ में? करेक्ट है? कोई डाउट? क्लियर हो गया? तो याद क्या रखना है बेटा, कौन से केस का कंपाउंडिंग नहीं हो सकता, सिर्फ जेल है नहीं हो सकता, जेल एंड फाइन है नहीं हो सकता, फाइन है हो सकता है, फाइन है हो सकता है, नेक्स्ट फाइन और जेल है हो सकता है, फाइन और जेल और बोथ है हो सकता है। बेटा जेल एंड फाइन सुनना, एंड बार बार मैं बोल रहा हूं, एंड और बाबू ऐसा देखो, एक है एंड, एक है और, ठीक है। अगर और है तो हो सकता है, एंड है तो नहीं हो सकता।
ठीक है, ऐसे याद रखो, जेल है तो नहीं हो सकता, जेल एंड फाइन है तो नहीं हो सकता। अच्छा, जेल और फाइन है तो, हो सकता है, अच्छा जेल और फाइन और बोथ है तो, हो सकता है, अगर फाइन है तो हो सकता है। बस खत्म, इतना याद रखना है। एंड और का डिफरेंस है, एंड और का डिफरेंस है, याद रहेगा बेटा। ये सेक्शन बेटा बहुत आता है, ये सेक्शन बेटा बहुत आता है, याद रहेगा। 441 बहुत ही मजेदार सेक्शन है बेटा, 441 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। समझ में आ रहा? देखो, लॉ मेकर को सेक्शंस वैसे बनाने चाहिए, ठीक है, और वो चीज पढ़ना चाहिए। अब तुम हमें क्या पढ़ा रहे हो, सैलरी कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई अपॉइंट भी उसी ने किया तो वही देगा ना, उसमें मैं क्यों उसको इंटरफेयर करूं? भाई तेरी मर्जी, तो उसको 5 पे रख, 10 पे रख, 20 पे रख, तुम्हारी मर्जी। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं 414 में क्या लिखा हुआ है कि अपॉइंट किया तो सैलरी भेज दो। कोई भी इंसान फोकट में थोड़ी काम करेगा। आ रही है बातें समझ? तो देखा जाए जो सेक्शंस बनाए गए ना, उस सेक्शन में बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो बताने की जरूरत नहीं थी, बताने की जरूरत नहीं थी। आप तो उसके सीधा एग्रीमेंट लेटर में लिखो ना कि भाई तेरी सैलरी इतनी। अब तुमने लॉ में क्या लिखा, सैलरी मिलेगा, वो तो उसको ही पता है। तो मैं काम करूंगा तो सैलरी मिलेगा, फोकट में तो काम करने मैंने आ नहीं रहा, ठीक है। अब आपने हाँ ये बताया कंपोजिशन कौन होगा, समझ में आया। उसकी कितने साल तक ऑफिस रहेगी, समझ में आएगा। सैलरी बताने की जरूरत क्या थी, अलाउंस बताने की जरूरत क्या थी, हाँ ये समझ में आया कि ऑफिस वेकेट होगी तो कैसे अपॉइंट करेंगे, ये सब समझा। लेकिन ये 4-5 सेक्शन ऐसे थे बेटा जो यूजलेस सेक्शन थे। समझ में आ गया 441 अच्छे से? चलिए नेक्स्ट आ जाओ बेटा, सेक्शन नंबर 466 डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। बेटा सेक्शन नंबर 466 में क्या लिखा हुआ है कि सीएलबी खत्म। सीएलबी क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया, ठीक है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, क्लास सूट। क्या बोलते हैं इसको, क्लास सूट या क्लास एक्शन। ये वाली क्लास की बात नहीं कर रहा अपन जिस क्लास में बैठे हुए, इस वाली बात की नहीं कर रहा। क्लास का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, क्लास का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हम ये वाले क्लास की बेटा बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि हम विजडम क्लासेस से बैठ के पढ़ रहे हैं, अमित सर पढ़ा रहे हैं, ये वाली क्लास की बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा। हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ग्रुप ऑफ पर्सन, क्लास सूट, क्लास सूट, ठीक है। चलिए क्लास सूट का मतलब क्या है, एक बात मुझे बताओ। आप सबको दर्द बस एक ही बात से है कि अमित सर संडे को लेक्चर क्यों रखते हैं, सबको दर्द है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा सब लोग मिलके, किसी पे नहीं बेटा, मेरे पे ही करोगे ना, सब लोग मिलके किसी के पास जाके मेरी कंप्लेन करो कि अमित सर को बोलो संडे को लेक्चर ना रखें। इसको बोलते हैं क्लास सूट, ठीक है। अब मान लो आप में से साक्षी क्या बोले, ठीक है संडे को सर लेक्चर रखे कोई बात नहीं है, लेकिन 10 बजे से रखे, 2 घंटा मुझे सोने को मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। इसका ये पंगा है, इसका ये पंगा है। और परनीत क्या बोल रहा है, नहीं सर आप तो मुझे 5 बजे बुलाओ, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। आप 5 बजे बुलाओ, वैसे भी घर पे सर पकड़ा होता हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं बुलाओगे तो मम्मी दूसरा काम करवा लेगी, इससे बेस्ट मैं भाई क्लास आ जाऊँ, करेक्ट है, ठीक है। महिमा क्या बोले, सर बुलाते ही क्यों, ये बताओ पहले, बुलाते ही क्यों हो, बुलाते ही क्यों हो ये बताओ, ठीक है। और अनिकेत क्या बोल रहा है, सर बुलाओ, सुबह बुलाओ और सीधे शाम को छोड़ो, सुबह बुलाओ और सीधे कब छोड़ो, शाम को छोड़ो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो एक बात मुझे बताओ, क्या इसमें कोई क्लास दिखा, किधर क्लास, सबके अपने अपने कहानी है भाई, सबके अपने अपनी कहानी है। यूनिटी बना के आओ ना, किस चीज पे करना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसका मतलब सबके अलग अलग एलिगेशन से तो क्लास सूट नहीं हो सकता, लेकिन सबका एक जैसा ही एलिगेशन है तो क्लास सूट हो सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी बुलाओ, ठीक है। अगली क्लास बेटा रात को 2 बजे चलेगा ना? आ जाओ बेटा। क्लास सूट, सबसे पहले क्लास एक्शन सूट कैन बी फाइल अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में तू क्लास सूट फाइल कर सकता है, बोला कंपनी, डायरेक्टर, ऑडिट या ऑडिट फर्म, या कोई भी एक्सपर्ट या एडवाइजर, कोई भी एक्सपर्ट या एडवाइजर। याद करो सदियों पहले हमने प्रोस्पेक्टस वाली बात की थी, हमने क्या बोला था, प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी होती है। एक बात बता, एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया, अपन तो एक्सपर्ट है नहीं ना, अब उस एक्सपर्ट ने अगर गलत ओपिनियन दिया तो भाई हम भी तो गलत ही कर देंगे ना, तो हम उसके ऊपर क्या फाइल करेंगे, क्लास सूट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये सेक्शन पहले नहीं था, ऑडिटरों की बात लगा दी। पहले मुझे बताओ, अब मुझे एक कंसेप्ट, हमारा एक सब्जेक्ट है बेटा ऑडिट, हमारा एक सब्जेक्ट क्या है ऑडिट, और बड़े इत्मीनान से हम उसको पढ़ाते हैं ऑडिट।
10-15 चैप्टर सीए इंटर का सब्जेक्ट है, और आपके भी पहले था सीएस एग्जीक्यूटिव में, भी नहीं है, सीए इंटर के ग्रुप 2 में ऑडिट है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, बच्चा कभी अगर प्रैक्टिकल वाले टीचर से ये पूछता है ना कि सर थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाते, एक बात मुझे बताओ वो क्या पढ़ाएगा थ्योरी में। अब तुम कॉस्टिंग वाले फैकल्टी को बोलोगे कि सर थ्योरी पढ़ाओ, वो बेटा वो जो बोल रहा है वही तो थ्योरी है, उसने अगर समझाया EOQ थ्योरी, EOQ क्या होता है समझाया ना, अब उसमें क्या तुम अपने सेंटेंस में लिखो। प्रैक्टिकल वाले टीचर से थ्योरी की उम्मीद मत करो, ठीक है। उसने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बताया ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, खत्म ना, बस उतनी बातें काफी है ना। अब मुझे बताओ ऑडिट में हम क्या पढ़ाते हैं। अब देखो ऑडिट का सब्जेक्ट देखो, ऑडिट में क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं। ऑडिटर क्या देता है, अपनी ओपिनियन देता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू या नहीं। अच्छा ऑडिटर किस पे ओपिनियन देता है, तो TWCG के बनाए गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता कौन है, TWCG, दोज हु चार्ज विथ गवर्नेंस, वो बनाएगा। उसके बनाए गए अकाउंट्स पे मैं ओपिनियन दूंगा। एक बात मुझे बता, मेरा सारा ओपिनियन तो तुम्हारे अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तेरा जिस तरीके के अकाउंट्स मेरा ओपिनियन वैसा ही। ऑडिटर कोई भगवान है कि वो तुम्हारी गलती पता कर लेगा। अब हमारे ऑडिट में ही लिखा हुआ है बेटा डिटेक्शन रिस्क, ऑडिट के चैप्टर में पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ डिटेक्शन रिस्क, एक ऐसा रिस्क जो ऑडिटर फाइंड ही नहीं कर पाया, एक ऐसा रिस्क जो ऑडिटर फाइंड ही नहीं कर पाया, दैट इज कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क। तो रिस्क तो बना रह गया ना। तो आप मुझे बताओ ऑडिट रिपोर्ट क्या कंक्लूसिव एविडेंस है कि सब कुछ सही है? क्या ऑडिट रिपोर्ट कंक्लूसिव एविडेंस है कि सब कुछ सही है? बिल्कुल नहीं, हम बोल ही नहीं सकते कि ऑडिट रिपोर्ट कंक्लूसिव एविडेंस है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर बेटा TWCG के बनाए गए ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर रहा होता है, ओनली वेरीफाई वेरीफाई वेरीफाई। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर सामने वाले पर्सन ने बहुत मस्त प्लानिंग कर रखी है, तुम वेरीफाई कर पाओगे? इसका जीता जागता एग्जांपल बेटा दृश्यम मूवी। क्या पुलिस वाले एंड तक पता लगा पाए? और तुमने खड्डा खोल के निकाला भी, क्या निकला तुम्हें? डॉगी का डेड बॉडी। फाइंड कर पाए कि क्या अजय देवगन ने मर्डर भी किया है? नहीं बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान से याद रखना, हम ऐसा बोलते हैं ना परफेक्ट क्राइम नहीं होता, परफेक्ट माइंड हो ना तो परफेक्ट क्राइम भी होगा। वो जो क्राइम पेट्रोल में दिखाते हैं ना कि क्राइम कभी छुपता नहीं है, बना तो दी साउथ इंडियन वालों ने मूवी, बना दी सर, जो भी वो नहीं देखा मैंने। सिंपल सी बात है बेटा, पता है तुम पकड़े कब जाते हो? जब तुम्हारी प्लानिंग गलत है। जब तुम्हारी प्लानिंग गलत है तो ही तुम क्या जाओगे बेटा? पकड़े जाओगे। और कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम ज़्यादा क्राइम करते हैं और बच रहे होते हैं ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है और उसके बाद कुछ ना कुछ मिस्टेक हम कर देते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट प्लानिंग होगा तो नहीं हो सकते। ऐसे याद करो, एक मूवी आई थी तेज, जिसमें ट्रेन का पूरा सीन दिखा रखा, वो भी शायद किसकी मूवी थी। उसमें ही बेटा पुलिस इंस्पेक्टर एंड तक फाइंड आउट नहीं कर पाते, उसके बेटे ने लास्ट में बोल दिया पापा, इसीलिए वो पकड़ा गया, नहीं तो नहीं पकड़ा जाता। मूवी देखना कभी, तेज नाम की एक मूवी है, उसमें भी हम पता नहीं कर पाते हैं कि क्राइम एक्चुअली कर कौन रहा है। लास्ट में पता चलता है कि पापा बोला तो पता चला कि ये बंदा क्राइम करने वाला है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो देखिए बेटा, किसके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हो? कंपनी के अगेंस्ट, दूसरा डायरेक्टर के अगेंस्ट, ऑडिटर के अगेंस्ट, इंक्लूडिंग ऑडिट फर्म के अगेंस्ट, एक्सपर्ट या एडवाइस, इनके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो बेटा? कंप्लेन कर रहे हो। कहां पे कंप्लेन कर रहे हो? एनसीएलटी के पास। कहां पे कंप्लेन कर रहे हो बेटा? एनसीएलटी के पास। ये बातें समझ में आ गई? कौन कंप्लेन करेगा? मेंबर, क्रेडिटर, जिसको भी दर्द हुआ है वो कंप्लेन करेंगे। किसके अगेंस्ट? कंपनी, डायरेक्टर, ऑडिटर, ऑडिट फर्म, एक्सपर्ट। क्लियर? चलो आ जाओ, किसके पास? चलो कौन से मैटर पे अब वो पढ़ते हैं, कौन से मैटर पे। तो देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर एनसीएलटी कैन गिव ऑन क्लास एक्शन सूट। पहला, अगर तुमने क्लास एक्शन सूट फाइल किया तो एनसीएलटी का ऑर्डर क्या आ सकता है? पहला, टू रिस्ट्रेन कंपनी फॉर कमिटिंग एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस और द आर्टिकल, आर्टिकल के बियॉन्ड। कंपनी को क्या बोलेगा? भाई तू ऐसा काम मत करना जो आर्टिकल के बियॉन्ड है। आर्टिकल तेरा रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक है ना, तो जितना तूने कायदा कानून लिखा वैसे ही काम करना। मस्ती क्यों कर रहा है इन्वेस्टर के साथ? समझा? सेकेंड, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल किसी प्रोविजन का ब्रीच मत करो, यही ऑर्डर देगा ना। नेक्स्ट,
टू डिक्लेयर अ रेजोल्यूशन ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ ए कंपनी एज अ वॉइड। तूने कोई रेजोल्यूशन पास किया कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑल्टर करेंगे, उससे नुकसान हो रहा है। याद है मेंबरशिप चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, मेंबरशिप चैप्टर में मेंबर्स के राइट को चेंज करना था। 75% मेंबर ने हाँ बोला, 25% मेंबर को क्या बोला कि भाई तेरे पास अगर 10% की कैपिटल है आ जा, मैं देख उसको वॉइड कर देता हूँ अगर तू ये प्रूव कर देता है तो। नेक्स्ट, टू रिस्ट्रेन द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर फ्रॉम एक्टिंग इन ऑन सच रेजोल्यूशन। टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग एन एक्ट विच इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट। भाई लॉ के अगेंस्ट जाके तुम कोई काम नहीं कर सकते। टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम टेकिंग एक्शन कॉन्ट्रेरी टू एनी रेजोल्यूशन और टू क्लेम डैमेज, आपसे डैमेज की रिकवरी का ऑर्डर वो दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑर्डर्स कौन दे सकता है बेटा? एनसीएलटी। अब एक बात मुझे बताओ, क्लास एक्शन सूट में क्या एक बंदा होगा? कुछ लोग मिलकर फाइल करेंगे ना। अब सुनना, कितने लोग? अगर मेंबर केस फाइल करना चाहते हैं, मेंबर केस फाइल करना चाहते हैं और कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल है, तो या तो 100 मेंबर, या तो कितने मेंबर है बेटा? 100 मेंबर, या फिर वो मेंबर जिनके पास 10% तक की होल्डिंग है। या तो 100 मेंबर, या तो वो मेंबर जिसके पास होल्डिंग है। ठीक है, अब ध्यान सुन, दो इक्वेशन है, 100 मेंबर और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर विच एवर इज लेस। 100 और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर विच एवर इज लेस। ठीक है, ये बात अलग। या तो ऐसा कर लो, या फिर अगर 100 मेंबर नहीं हो लेकिन तुम 90 हो, 70 हो, 80 हो, नहीं कर सकते ना पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 10% की होल्डिंग है तो कर सकते हो। समझ में आ गया? दूसरा, अगर कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल है और डिपोजिटर है। डिपोजिटर कौन? जिससे कंपनी ने डिपॉजिट मंगवा रखा है। कितने होने चाहिए? या तो 100 या 10% ऑफ द टोटल डिपोजिटर, या तो 100 या 10% टोटल डिपोजिटर, या फिर अगेन जिसके पास 10% तक की डिपॉजिट दे रखी है। अच्छा, कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल है तो सिंपल 1/5 ऑफ टोटल मेंबर। टोटल मेंबर का 1/5, टोटल मेंबर का 1/5। और उधर तो बेटा सेम है, डिपॉजिट वाले में 100 मेंबर और 10%, 100 मेंबर और 10% विच एवर इज लेस, या फिर 10% ऑफ टोटल होल्डिंग। इतने लोग मिलकर बेटा क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। आ रही है बातें समझ में या नहीं? क्लियर है? अब ध्यान सुनो, क्लास एक्शन सूट का ऑर्डर आया और कंपनी उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है, तो कंपनी के ऊपर पनिशमेंट देखो कितना है। कंपनी को पनिशमेंट लगेगा 5 लाख से लेकर 25 लाख तक। कितना बेटा? 5 लाख से लेकर 25 लाख तक। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे ना, 3 साल तक के लिए जेल जा सकते हैं और 25,000 से लेकर 1 लाख तक का फाइन है। 25,000 से लेके 1 लाख तक का बेटा फाइन है। पेज नंबर 218 पे है। समझ में आ रहा? कंपनी को क्या आया बेटा? क्लास सेक्शन सूट का ऑर्डर आया, कंपनी ने फॉलो नहीं किया। कितना? 5 से 25 लाख तक। ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 3 साल तक की जेल और 25,000 से लेके 1 लाख तक का क्या लगेगा बेटा? फाइन। आ रही है बातें समझ में? अब ध्यान सुनो, क्लास सूट है ना, तो जब तुम सूट फाइल करोगे एनसीएलटी के पास, तो एनसीएलटी उसको क्या करेगा? पब्लिश। एनसीएलटी उसको क्या करेगा बेटा? पब्लिश करेगा। ठीक है, पब्लिश क्यों करेगा? ताकि और जिन लोगों का अगर कोई राइट अफेक्ट हो रहा है तो वो एनसीएलटी को क्या कर दीजिए बेटा? कंप्लेन कर दीजिए। आ रही है बातें समझ में या नहीं? अच्छा, एप्लीकेशन किस फॉर्म में फाइल करना है? एनसीएलटी 9 में। किस में फाइल करना है बेटा? एनसीएलटी 9 में। ठीक है, और नोटिस किस फॉर्म में पब्लिश करना है? एनसीएलटी 13 में। किस में? एनसीएलटी 13 में। करेक्ट है या नहीं? और याद रखना, जब भी हम एनसीएलटी के पास बेटा केस फाइल करते हैं ना, उसके साथ एफिडेविट अटैच करना होता है। क्या अटैच करना होता है बेटा? एफिडेविट। और मान लो तुमने केस फाइल किया और केस विथड्रॉ करना चाहते हो तो एनसीएलटी 1। ठीक है, एनसीएलटी 9 में केस फाइल करो, केस को विथड्रॉ करना चाहते हो एनसीएलटी 9 में विथड्रॉ करोगे, और एनसीएलटी के ऑर्डर को पब्लिश किस में किया जाएगा बेटा? एनसीएलटी 13 में। बस ये 3 फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। याद रहेगा? चलिए, अब बेटा एनसीएलटी के कुछ छोटे मोटे रूल्स हम पढ़ लेते हैं। रूल, जितना रूल बोल रहा हूं सिर्फ वही रूल पढ़ना। ठीक है, रूल्स पे आ जाओ। पेज नंबर 221 में देखो आपको रूल लिखा हुआ है। रूल में आपको सबसे पहले तो बेटा कुछ लोगों के डेफिनेशंस लिखे गए हैं। क्रेडिटर कौन होता है, फाइलर कौन होगा, कौन फाइल करेगा। ठीक है, आपको रूल नंबर 10 पे आ जाओ बेटा। रूल नंबर 9 देखो, वहां पे लिखा हुआ सिटिंग आवर्स। The sitting hours of tribunal shall ordinarily be from 10:30 AM to 1 PM, फिर आधे घंटे का लंच ब्रेक और फिर 2 PM to 4:30 PM। समझा? तो आपको सिटिंग आवर्स याद रखना है कि एनसीएलटी कब कब बैठती है। टाइम बताओ। 10:30 से
1 बजे तक, और फिर 2 बजे से लेके 4:30 तक, फिर एनसीएलटी की ऑफिस क्लोज। अच्छा, वर्किंग आवर्स देखो बेटा इनका क्या है। सैटरडे संडे ये काम नहीं करते हैं, नेशनल हॉलिडे को दिन ये काम नहीं करते हैं, उसके अलावा हमेशा ये ओपन रहेगा 9:30 AM से 6 PM तक। ठीक है, आगे फाइलिंग काउंटर जो होता है ना, रजिस्ट्रार का फाइलिंग काउंटर, वो 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ही ओपन रहता है। ठीक है, तो ये आपको 2 रूल्स याद रखने बेटा, सिटिंग आवर्स वाला और वर्किंग आवर्स वाला। ठीक है, लिस्टिंग ऑफ केसेस, एन अर्जेंट मैटर फाइल बिफोर 12 noon शैल बी लिस्टेड बिफोर द ट्रिब्यूनल ऑन द फॉलोइंग वर्किंग डे। अब देखते हो कभी कभी आप बैंक में चेक जमा करने के लिए जाते हो, अगर 11 बजे से पहले चेक जमा कर दिया तो आज क्या चेक की क्या हो जाएगी प्रोसीडिंग, और 11 बजे के बाद करोगे तो कल। ऐसे ही अगर मान लो तुम्हारा बहुत सीरियस मैटर है, 12 बजे से पहले केस फाइल कर दो, प्रोसीडिंग स्टार्ट। समझा? 12 बजे के बाद करोगे तो देखेंगे कब होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अर्जेंट मैटर फाइल बिफोर 12 noon शैल बी लिस्टेड बिफोर द ट्रिब्यूनल ऑन द फॉलोइंग वर्किंग डे। अगले दिन ही हो जाएगा स्टार्ट। इफ इट इज कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट as provided in this rule and its exceptional cases it may receive after 12 noon but before 3 PM। 12 से 3 बजे के बीच में ही क्या होगा बेटा, वो केस एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद 2-3 रूल आप पढ़ लीजिएगा। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है बेटा, उसके बाद रूल नंबर 16 पढ़ लीजिएगा, 17 पढ़ लीजिएगा और 18 पढ़ लीजिएगा। 16, 17 और 18 याद रहेगा, 16, 17 और 18। उसके बाद आपको रूल पढ़ना है, रूल नंबर 34, जनरल प्रोसीजर करके दिख रहा। रूल नंबर 34 क्या लिखा हुआ है, इन अ सिचुएशन नॉट प्रोवाइडेड फॉर दीज रूल द ट्रिब्यूनल में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग डिटरमाइन द प्रोसीजर इन अ पर्टिकुलर केसेस। The general heading in all proceeding before the tribunal in all advertisement and notice shall be in form number NCLT 4। NCLT 4 में बेटा एडवर्टीजमेंट जाएगा। अभी हमने बताया था NCLT 1 पिटीशन का फॉर्म होता है और NCLT 2 में एफिडेविट जाती है। हमेशा याद रखना NCLT 2 किसका फॉर्म है बेटा, एफिडेविट का फॉर्म है। और NCLT 3 जो है, अगर कोई तुम अटैचमेंट वगैरह करना चाहते हो, कोई फाइल कोई डॉक्यूमेंट, तो NCLT 3 में आप क्या कर सकते हो बेटा, उसको अटैचमेंट कर सकते हो। क्लियर है? फिर उसके बाद रूल नंबर 35 एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, नॉट इतना इंपॉर्टेंट बट गो थ्रू जाएगा। 37 पढ़ लीजिएगा, रूल नंबर 37। ठीक है, जितने रूल बोल रहा हूं उतने ही टिक करो। बाकी सब नहीं करो। रूल नंबर 150, रूल नंबर 150, हाँ 150, 151। ठीक है, उसके बाद NC रूल नंबर 153 और 154। 153 छोड़ दो, सीधा 154। ठीक है, उसके बाद NCLAT के रूल में आ जाओ। NCLAT में आपको पढ़ना है रूल नंबर 9, रूल नंबर 10, रूल नंबर 13, रूल नंबर 19, 22, 23, 33। बस ठीक है, लास्ट पेज पे आ जाओ बेटा, पेज नंबर 237। वहां पे लिखा हुआ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पेशल कोर्ट। आज के दिन बेटा स्पेशल कोर्ट अपॉइंट किया गया है कंपनी लॉ के अंदर में। ठीक है, तो यानी आज के दिन आप NCLT से भी और फास्ट जजमेंट चाहते हो तो कहाँ चले जाओ, स्पेशल कोर्ट में। देखो क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस 435 याद रखना बेटा, सेक्शन नंबर 435 किसको डील करता है, स्पेशल कोर्ट को। द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल का मतलब जल्दी से जल्दी मैटर खत्म हो जाए, अंडर दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश और डेजिग्नेट स्पेशल कोर्ट। द स्पेशल कोर्ट में एक्सरसाइज द सेम पावर विच ए मजिस्ट्रेट हैविंग एक्सरसाइज अंडर द सेक्शन 167
When a person accused or suspected the committing of offense under the act, a judicial magistrate may authorize the detention of that person. Maximum कितना बेटा 15 days और executive magistrate 7 दिन. यानी अगर आप डिफॉल्टर पाए गए तो मैक्सिमम आपको जेल में कितने टाइम के लिए रख सकते हैं 15 या 7. 15 कौन दे सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और 7 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. When the magistrate considered that the detention of person upon or before expiry of the period of detention is unnecessary, he shall order such person to be forwarded to the special court. यानी आपका मैटर वो सॉल्व नहीं कर पा रहे और उनको लगता है कि नहीं हम जेल में रख के कोई काम नहीं है, इनको सीधा हवाले कहाँ कर दो स्पेशल कोर्ट के. The court may try in a summary way an offence under this act which is punishable for imprisonment for a term not exceeding 3 years. कुछ याद आ रहा नॉट एक्सीडिंग 3 years, नॉट एक्सीडिंग 3 years मतलब बेलेबल ऑफेंस लेस सीरियस. ठीक है, जो नॉन बेलेबल होगा वो समरी स्पेशल कोर्ट में आ ही नहीं सकता. इन ए समरी ट्रायल अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 year शैल नॉट बी पास्ड. याद रखिएगा स्पेशल कोर्ट का समरी ट्रायल होगा तो यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो सकती. याद आ रहा कुछ हमने समरी ट्रायल सीपीसी में पढ़ा था. समरी प्रोसीजर मैक्सिमम 3 महीने की सज़ा हो सकती है और यहाँ पे कितना बेटा मैक्सिमम 1 साल. बस खत्म. उसके बाद नीचे देखो कुछ स्पेशल कोर्ट कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं वो मैंने आपको नाम लिख दिए हैं. जम्मू, मुंबई और सिलवासा. करेक्ट है. तो ये बेटा हमारा छोटा सा टॉपिक खत्म हो गया. 5 मार्क्स से क्वेश्चन बेटा इससे कंपलसरी रहता है. 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है. इतना अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर. अगली क्लास हम बेटा करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट संडे को.